बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? बेटा जैद, मैंने उस वक्त बोलना शुरू नहीं किया था, आप परेशान हो गए कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। खैर, ये आपकी लगन है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका इंसाफ है अपनी पढ़ाई के साथ। खुदा आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और आपकी इस लगन में इजाफ़ा फरमाए और सबको यही तौफीक अता फरमाए कि हम इसी तरह अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए फ़िक्रमंद हों और इसी तरह इंटरेस्ट लेकर पढ़ते रहें। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये अंदाज़। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं आप लोग? जी मरियम, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, क्या जिक्र हो रहा था हमारा कल? क्या बातें चल रही थी? अल्लाह का शुक्र है जैद, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन की न्यूमेरिकल्स पर बात चल रही थी। ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं, टिप्स आपको बता चुके हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल भी किए हैं हमने। कल हमने 3.3, 4, 5 और 7 किया था। 6 आपको करने के लिए दिया था, 6, 8 और 9। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे घर से करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। क्या आप मेरी उम्मीद पे पूरा उतरे? चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर बुक से मैच किया वही आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो डिस्कस कर लिया करें, पूछ लिया करें। ठीक है जनाब। बेटा आज गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 3 के हमने जो न्यूमेरिकल करनी है उसके आगे से करेंगे। आज मुझे आपको करवाने हैं 10, 11, 12, 13 और फिर टाइम बचेगा तो आज ही हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या चीज़, पास पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है? अच्छा, -0.4 आ रहा था किस में? नहीं, -0.4 नहीं आएगा बेटा, गलत आ रहा है। देखो साइन की कहाँ मिस्टेक की है। वेलोसिटी है वी आई दी हुई है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी आपकी, और वी एफ जीरो होगी, एस 500 है। अच्छा, डिसिलेरेशन निकालनी है ना इसमें? हाँ तो सही आ रहा है फिर। डिसिलेरेशन निकालनी है बेटा इसमें, बिल्कुल सही आ रहा है। तो डिसिलेरेशन है तो दैट्स वाई उसमें माइनस लगेगा। बुक में लगाया नहीं उन्होंने, बुक में उन्होंने खाली मैग्नीट्यूड लिख दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बुक में उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया, 0.4 आ रहा है, क्योंकि अंडरस्टूड है बेटा कि डिसिलेरेशन माइनस में होती है। तो आपका आंसर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बुक वालों ने माइनस नहीं लगाया, माइनस आएगा इसमें। सही है। अच्छा जी, तो 10 की बात करते हैं जनाब। अच्छा जी, तो ब्लैक से लिखते हैं, आज ब्लैक से लिखने का मूड है सवाल मेरा। 3.10 a stone is dropped from the top of a tower, from the top of a tower, takes 5 seconds, takes 5 seconds to reach, साथ साथ कॉपी कर लो, to reach the ground. Calculate the height, calculate the height of the tower, of the tower. और आगे क्या कहा है? टेक G equal to 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा मैंने जो आपको जी की वैल्यू बताई थी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई थी, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9.8 की बजाय 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि जी लेना है, तो अगर उन्होंने कह दिया है कि 10.10 लेना है तो फिर अब हम 10 पॉइंट सॉरी उन्होंने कहा है 10 लेना है तो हम 10 ही लेंगे, हम इसके अलावा नहीं लेंगे। सही है, आइए डेटा बनाते हैं। डेटा क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहली चीज बेटा कह रहे हैं आ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, कोई बिल्डिंग है, वहां से स्टोन को, एक पत्थर को गिराया जा रहा है। टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। वो जमीन तक आने में, ग्राउंड तक आने में 5 सेकेंड्स लेता है। यहाँ टाइम मेंशन कर दिया गया है, अपने पास नोट कर लेंगे डेटा में, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, g कितना लेना है, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और निकालना क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है, वो हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। और क्या गिवन है इसके अलावा, इसके अलावा क्या गिवन है बेटा, क्या इसके अलावा कुछ गिवन है। अच्छा, इसके अलावा कुछ गिवन है सेंटेंस में छुपा हुआ। बेटा अगर मैं किसी चीज को ऊपर से फेंकता हूं, मिसाल के तौर पर मैं टावर पे चढ़ गया, अपने घर की छत पे चढ़ गया, और अपनी घर की छत पे चढ़ने के बाद मैंने उस पत्थर को बेटा हाथ में पकड़ा हुआ है, गौर से सुनना, और फिर मैंने अचानक छोड़ दिया, मैंने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो बेटा स्टोन को जब ड्रॉप किया वो नीचे आ रहा है, मोशन में है। मोशन में आने से पहले वो क्या था, रेस्ट में था। पहले रेस्ट में था जब मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में होते हुए वो रेस्ट में था, रेस्ट से उसने चलना शुरू किया है। तो बेटा कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पे, कॉन्सेप्ट याद कीजिए पहले वाला जो इंपॉर्टेंट टिप्स दी थी। वो रेस्ट में था मेरे हाथ में, पहले रेस्ट में था और मैंने छोड़ा है, तो फिर वो आया है मोशन के अंदर। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में हो और अचानक चलना शुरू कर दे तो उसकी क्या जीरो होती है, वी आई जीरो होती है। ये बात मालूम है ना सबको। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि वी आई जीरो है, वी आई जीरो है। समझ आई सबको बात। अच्छा, अब वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपने हाइट निकालनी है। तो हम रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्या निकालना है हमें, हाइट, हाइट निकालनी है h। सही है। अच्छा, सॉल्यूशन बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन में से बाय यूजिंग, बताओ बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी लगेगी। ठीक है, एच निकालना है। मैंने बेटा ये बताए थे ना आपको फॉर्मूले, चेंज करके ये ग्रेविटी वाले लगेंगे ना, अब ये तो नहीं लगेंगे ना, या कोई ये लगा देगा इसके ऊपर, ग्रेविटी वाले लगाएंगे ना, ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, जी भी दिया हुआ है। बेटा पहला तो नहीं लग सकता क्योंकि इसके अंदर हाइट मौजूद नहीं है। दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा, तीसरा इसलिए नहीं लगा सकते, हमारे पास वी आई मौजूद है बट वी एफ मौजूद नहीं है। बॉडी की वेलोसिटी स्टार्ट में जीरो थी ये पता है, जमीन तक पहुंचते हुए क्या होगी हमें नहीं पता। दैट्स वाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, यहां पर मेंशन करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, और वो किसके बराबर है, h इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h निकालना है, वी आई कितना है
0, टी कितना है 5 प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा। जी कितना लेने को बोला है उन्होंने 10, टी कितना है 5 और इसके ऊपर स्क्वायर। 0 कहता है जो मुझसे टकराता है मुझ जैसा हो जाता है, तो 0 5 जा 0 प्लस 1/2 10, 5 का स्क्वायर सब जानते हैं, पूरी क्लास जानती है 25 के बराबर होता है। 0 प्लस हो रहा है, इग्नोर कर देंगे, खाली क्या बचेगा 1/2 10 और 25, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेटा कुछ कैंसिल होगा क्या? क्या कुछ कैंसिल होगा? हाँ, देखो बच्चों एक तरीका तो ये है कि आप इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऐसे भी कर सकते हो, फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, और ऐसे भी कर सकते हो कि 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 250 हो जाएगा, 250 को 2 से डिवाइड कर लो, 125 आंसर आएगा। और अगर ऐसे कैंसिल वाले मेथड से करोगे तो देखो अब क्या आएगा आपके पास, ये 2 कट गया नीचे से, 25 5 सा क्या हो जाएगा 125, आंसर आ गया 125 मीटर। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। हाइट निकालने को बोला था उन्होंने टावर की, हमने हाइट निकाल ली कि भाई 125 मीटर की हाइट है। बोलिए बेटा समझ में आया? बेटा किसी को कोई इशू? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आपने ये? अच्छा, डेटा, डेटा समझा देता हूँ। डेटा समझना बहुत अहम है अम्माद, इसके अंदर एक जो वीआई की बात है ना वो बड़ी अहम है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक पत्थर को बेटा टावर के टॉप से फेंका गया है, टावर के ऊपर से। जैसे मिसाल के तौर पर, टावर छोड़ो, तुम टावर से कंफ्यूज हो रहे हो, किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, तुम अपने घर की छत पर चढ़ जाओ और वहां अपने हाथ में एक पत्थर लो और नीचे फेंको बेटा। जब तुम नीचे फेंकोगे तो ग्रेविटी अप्लाई होगी ना उसके ऊपर। जब तक आपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसको तो वो रेस्ट में था। किस में था? रेस्ट में, चल नहीं रहा था। जैसे ही छोड़ा, जैसे ही ड्रॉप किया, मोशन में आ गया। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में हो और अचानक चलना शुरू कर दे तो उसकी वी आई 0 होती है, बताया था वी आई 0 होती है। तो ये मैंने डेटा में लिखा हुआ है वी आई इक्वल टू 0। जी कहां से आया? बेटा जी उन्होंने दिया हुआ था 10 लेना है, ठीक है। कभी 9.8 भी लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 भी लेते हैं। और मैंने स्टार्ट में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि जी की वैल्यू अगर वो बोले 10 लेनी है तो 10 ही लेना फिर न्यूमेरिकल में, ठीक है। इसी तरह टाइम दिया हुआ था कि उसको 5 सेकंड लग रहे हैं नीचे आने में, तो हमने टी लिख दिया 5 सेकंड। ये हमारा डेटा है, बताएं समझ में आई बात? ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, 3.11। वैसे तो पॉइंट के बाद आपको पता होगा कि जो डिजिट्स हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 3.11, 3.12, 3.13, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू 1 से छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ना 10 11 12 13, ये दरअसल न्यूमेरिकल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, ये कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। तो इसको 3.10 3.11 ही पढ़ सकते हैं। सही है, एक जनरल नॉलेज की बात थी, मैंने कहा शेयर कर दूं। 3.11, a boy throws a ball with a velocity of 20 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम elapsed between the throwing and catching the ball।
सही है, डेटा बनाते हैं। बेटा सवाल को समझें पहले। एक बॉय है, ठीक है, सही है भाई, ये रहा एक बॉय। अब एक बॉय है, इसने क्या किया है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इस बॉय ने, इस लड़के ने बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड। टाइम इलेप्स्ड का मतलब टाइम कंज्यूम होना, टाइम खर्च होना, टाइम सर्फ होना। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। कह रहे हैं बॉल को थ्रो करने में और कैच करने के दौरान जितना टाइम खर्च हुआ है वो बता दें कितना टाइम हुआ है। मतलब इसने फेंका होगा बॉल को ऊपर, जैसे बच्चे अक्सर उछालते हैं खेलते वक्त। बॉल को इसने उछाला है बेटा, ये बॉल को इसने उछाला है, थ्रो किया है, और बॉल वापस इसके पास आई है तो इसने कैच भी किया है। ठीक है, ये बॉल ऊपर गई है बेटा मैक्सिमम पॉइंट पे और फिर वहां से वापस आई है। ठीक है, तो ये थ्रो किया है और ये कैच किया है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट तक थ्रोइंग है बेटा। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को जब तक और से नहीं समझोगे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते ये। ठीक है, मैं रट्टा लगवा सकता हूं इसका बड़ी आसानी से, लेकिन मैं नहीं लगवाऊंगा। क्यों? अपने लिए भी मुश्किल खड़ी करूं और आपके लिए भी। ठीक है, इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि इस बॉय ने बॉल को थ्रो किया। जब बॉल को थ्रो किया ऊपर, तो एक हद तक बॉडी ऊपर जाती है, उसके बाद वापस नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटी। सब जानते हैं ये बात। अब हुआ ये कि बॉल यहां तक पहुंची, जो मैंने बी पॉइंट मेंशन किया है, यहां आके बॉल थोड़ी देर के लिए रुकती है, माइक्रो सेकंड के लिए, फिर वापस ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है, तो बॉल दोबारा नीचे आई है। ठीक है, तो दो तरह के बेटा यहाँ पर मोशन हो गए, एक थ्रोइंग है और एक कैचिंग है। थ्रोइंग कहां से कहां तक है? ए से लेके बी तक थ्रोइंग है, और बी से लेके सी तक क्या है? कैचिंग है, कैचिंग का प्रोसेस है। नीचे से ऊपर जाते हुए थ्रोइंग है, ऊपर से नीचे आते हुए कैचिंग है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी जब हम थ्रो करते हैं ऊपर, तो वो ऊपर जाने में जितना वक्त लेती है उतना ही वक्त नीचे आने में लेती है। दिस इज फैक्ट, फिजिक्स का फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट कह लें। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हाइट सेम कवर कर रही है वो जनाब। अब इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और बी पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है 5 सेकंड के अंदर, तो ये बी से सी पर आने में भी कितना लेगी? 5 सेकंड लेगी। 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर मैं कहूं टोटल टाइम कितना लगा ट्रेवलिंग का, तो कितने हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, 10 सेकंड हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर जाने का, यानी मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम पता चल जाए, तो हमें खुद ब खुद उसके नीचे आने का टाइम पता चल जाएगा। कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है। हमें एक कैलकुलेशन करनी है सिर्फ नीचे से ऊपर जाने की, थ्रोइंग की। कैचिंग का खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, सिनेरियो समझ में आ गया तो डन कर दें। उसके बाद अब मैं आता हूं डेटा के ऊपर। सिर्फ मरियम और जैद के समझ में आया है क्या? ठीक है, अब डेटा देखें क्या फरमा रहे हैं। A boy throws a ball with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड।
एक लड़के ने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ही फेंका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल होगी या फाइनल होगी? बिल्कुल ये इनिशियल होगी, क्योंकि कह रहे हैं ना इससे फेंका है इस वेलोसिटी से, दैट मींस इसी से स्टार्ट किया है। तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है भाई। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। जनाब क्या निकलवा रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं वो टाइम निकालो जो थ्रोइंग और कैचिंग में खर्च हुआ है। थ्रोइंग एंड कैचिंग पूरा ए से बी तक जाने में और बी से सी तक आने में, यानी टोटल ए से सी तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा टाइम थोड़ी निकालेंगे, हम ए से बी तक का निकालेंगे, हम सिर्फ थ्रोइंग की कैलकुलेशन करेंगे, उसी को डबल कर देंगे। क्या ख्याल है, कॉन्सेप्ट बता दिया आपको मैंने, सही है ना। अब और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। जी के बारे में क्या ख्याल है, स्मॉल जी, ये तो लाजमी होगा, ये ना भी दिया जाए तो आपने लिखना है। जी की वैल्यू मैंने बताया था, जब बॉडी नीचे आ रही हो, ऊपर से नीचे आ रही हो, तो उसकी वैल्यू प्लस में होती है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही होती है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से उसकी वैल्यू माइनस में होती है। तो -9.8 भी ले सकते हैं और -10 भी ले सकते हैं, इजाजत है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा हुआ नहीं है इस सवाल में। जी की बात हो गई, वी आई की बात हो गई, बेटा गौर करो एक और वैल्यू दी हुई है। और कौन सी वैल्यू है जो हमें मिल सकती है इन वर्डिंग से? बेटा जब बॉडी यहां से चली तो इनिशियल वेलोसिटी से चली थी, और इनिशियल वेलोसिटी से चलते चलते मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। बेटा जब वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकती है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वो बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकती है, स्टॉप होती है, उसके बाद नीचे आती है। आप आज ही बॉल थ्रो करके देख लीजिएगा ऊपर, इससे पहले जिंदगी में कभी गौर किया हो ना किया हो, अब कर लीजिएगा। अब आपको मालूम हो जाएगा, अब आपको इल्म हो जाएगा कि बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के जरा सी देर के लिए रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो बेटा अगर कोई बॉडी चलती जा रही हो, जैसे यहां से चलती जा रही थी ए से, कोई बॉडी चलती जा रही हो और अचानक रुक जाए तो उसकी वी एफ जीरो हो जाती है। दैट मीन्स हमें वी एफ भी पता है, इस केस में वी एफ जीरो होगा। समझ आई बात? अब ये तीन चीजें हमारे पास हो गई। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड सही है। क्या निकालना है आपको, टोटल टाइम निकालना है, तो यहां पर लिख देंगे टाइम टी। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब एक चीज और देख लो, डायग्राम से ही बता रहा हूं। बेटा यहां से यहां तक ए से बी तक का जो टाइम है मैं इसको T1 नाम दे रहा हूं, दो हिस्से कर रहा हूं टाइम के, और बी से सी तक का जो टाइम है उसको नाम दे रहा हूं T2 का। T1 में T2 प्लस करेंगे तो आपके पास कैपिटल ये स्मॉल टी आ जाएगा, यानी टोटल टाइम आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो हम T1 निकालेंगे, यहां से यहां तक का उसको T1 से डिनोट करेंगे, और फिर उसको डबल कर देंगे या उसमें T2 ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो सोल्यूशन पे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। टाइम निकालना है, वी आई जी और एफ वी एफ पता है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? कौन सी इक्वेशन बच्चों?
बताइए। फर्स्ट इक्वेशन लगेगी बिल्कुल, हम लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। बेटा जो जो पता है वो उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। वी एफ 0 है, वी आई कितना है गिवन है हमें, वी आई 20 है, वी आई की जगह 20 प्लस फिर जी की जगह -10। ओके, जी की जगह -10। अब बेटा टी जो है, बात सुनना मेरी गौर से, मैं निकाल रहा हूं अभी, ये टोटल टी नहीं निकाल रहा, मैं टोटल टाइम नहीं निकाल रहा, गौर से सुनो। मैं निकाल रहा हूं ए से बी तक का टाइम, ऊपर जाने वाला टाइम T1। तो मैं टी की जगह पुट कर रहा हूं बेटा T1। सही है, क्योंकि मैं अभी ऊपर वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं। 0 इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 10T1। माइनस का 10T1 उठकर लेफ्ट पर जाएगा, इधर आके प्लस का 10T1 हो जाएगा और यहां बचेगा 20। T1 की वैल्यू हमें निकालनी है। T1 बराबर होगा किसके, ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 1 जा 10 2 जा, और ये T1 आपके पास बराबर आ गया 2 सेकेंड्स के। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है, वो बॉल अगर मैक्सिमम हाइट पे यानी ए से बी पर पहुंच रही है, ऐसे ए से बी पर पहुंच रही है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है ऊपर जाने में। ये हमने ऊपर जाने वाला टाइम निकाला। जी हम्माद जाकिर। बेटा बात समझ में आई है आप लोगों को? हमाद आपके सवाल का वेट कर रहा हूं बेटा मैं। अच्छा, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ मैं समझ गया था, इसकी वजह से आपने मिस कर दिया। ये इक्वेशन बेटा लगाई है हमने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाई है अपने डेटा के ऊपर, और इसमें वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 थी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी रुक रही थी। वी एफ 0 पुट किया, वी आई गिवन था, जी -10 लिखा। बेटा टी वाली चीज समझ लो सही से, मैंने टी की जगह T1 लिख दिया है, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं ऊपर वाले मोशन की, यानी थ्रोइंग वाले की, ए से बी तक जो थ्रोइंग का टाइम है, मैं वो T1 निकाल रहा हूं भी, तो मैंने अभी टी की जगह T1 पुट कर दिया। बाकी सारी चीजें ऐसी रही और सिंप्लीफाई किया है, और हमारे पास T1 2 सेकेंड आया है। बेटा ये वो टाइम है कि जो बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है। अब मुझे अगर टोटल टाइम इलैप्स निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, ए से बी तक गई बॉडी, फिर बी से सी तक आई, ये ए से बी तक गई और बी से सी तक आई। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है तो उसके लिए मुझे T1 T2 दोनों चाहिए, लेकिन मेरे पास T2 नहीं है। तो देखें मैं क्या लिख रहा हूं T2 निकालने के लिए, सिंस अ बॉल requires same time to return to the ground as it requires to reach to the maximum height। बॉडी को, उस बॉल को मैक्सिमम हाइट पर जाने में जितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम बॉडी को ऊपर से नीचे आने में लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना T1 होगा उतना ही क्या होगा,
T2 होगा, जितना T1 होगा उतना ही T2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे T1 बराबर होगा T2 के। सही है। तो T1 कितना है बेटा, 2 सेकेंड आया है, हमने यहाँ लिख दिया 2 सेकेंड, और ये T2 ऐसे ही रहा, पलट के लिख दें T2 इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बेटा इस लॉजिक से हमारे पास T2 भी आ चुका है, T1 भी मौजूद है, T2 भी मौजूद है। तो अगर मुझे टोटल टाइम T निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताएं? टोटल टाइम T निकालने के लिए क्या लिखूंगा? यस, ऐड कर देंगे दोनों को। यहां पर हम लिखेंगे द टोटल टाइम elapsed between throwing and catching is given by T equal to T1 plus T2। T इक्वल टू T1 की जगह 2, T2 की जगह 2, तो बेटा T कितना आ गया, 4 सेकेंड। T कितना आ गया, 4 सेकेंड। ये आपके पास आंसर हो गया। कैसा लगा है न्यूमेरिकल, सही समझ में आया? कॉपी करना है आपको ये? कॉपी करने हैं, कोई सवाल है तो करना है। ओके चलें फिर एक और सवाल करते हैं। फॉर्मूले के बाद से समझ में नहीं आया? फॉर्मूले के बाद से तो बहुत आसान है। फॉर्मूले के बाद से क्या हुआ है, वी एफ की वैल्यू पुट हुई है, जीरो जो डेटा में मौजूद थी, वी आई की वैल्यू डेटा में मौजूद थी 20, वो पुट हुई है, जी की वैल्यू पुट की है -10, टी की जगह T1 लिख दिया, क्योंकि हम जो टाइम निकाल रहे हैं इस वक्त वो ऊपर जाने वाला टाइम निकाल रहे हैं जिसको हमने T1 का नाम दिया है, इसलिए टी की जगह T1 लिख दिया। जीरो ऐसे रहा, फिर 20 ऐसे रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 10T1 हो गया। माइनस के 10T1 उठाकर लेफ्ट पर ले गए, लेफ्ट पे जाके प्लस T1 हो गया। फिर ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आके डिवाइड हुआ, 20/10 हो गया। 10 वन जा 10 टू जा कैंसिल हुआ, T1 आपके पास 2 सेकेंड आ गया। अब ये वो टाइम है कि जो बॉडी को ऊपर जाने में लगा है। फिजिक्स कहती है बॉडी को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगता है। तो अगर T1 2 सेकेंड के बराबर है, अगर T1 2 सेकेंड के बराबर है तो T2 भी किसके बराबर होगा, 2 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा सिंस अ बॉल रिक्वायर्स सेम टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड एज इट रिक्वायर्स टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट, यानी T1 बराबर होगा T2 के। T1 पता था हमें, उसकी जगह 2 सेकेंड लिख दिया, यानी हमारे पास इसकी मदद से T2 की वैल्यू आ गई। अब जब T1 और T2 दोनों आ गए तो हमने लिखा द टोटल टाइम elapsed बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग इज गिवन बाय, इस तरह दोनों को ऐड करके आएगा और दोनों का ऐड कर दिया। सही है। कौन सी सिंस वाली स्लाइड दिखाऊं? अच्छा, ये लीजिए। ओके बेटा, ठीक है जैद, ओके। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं एक और न्यूमेरिकल के ऊपर। 3.12 A stone is thrown vertically upwards
with a velocity of 20 meter per second, find the maximum height reached by the stone जी मरियम बेटा देखता हूं मैं, हो सकता है तू, एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सही है, ये है आपके पास। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। अब की मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे इस चीज को। एक स्टोन को, एक पत्थर को पहले नीचे गिराया जा रहा था, अब कहां फेंका जा रहा है? ऊपर फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। दैट मीन्स ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल है बेटा। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी और फिर वापस आएगी, तो उसका मोशन कंप्लीट होगा। तो बेटा जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगी थोड़े लम्हात के लिए, तो उसकी क्या चीज जीरो हो जाएगी? क्या चीज जीरो हो जाएगी? उसकी वीएफ जीरो हो जाएगी। वी हमें पता है 20, वीएफ ऊपर जाके जीरो हो रहा है, और हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट एच निकालना है हमें, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है हमने, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वही जो अभी हमने निकाला है, टाइम elapsed बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है फ्लाइट में कितनी देर रही। फ्लाइट, जहाज की बात आती है तो सुनते हैं ना फ्लाइट का लफ्ज, ठीक है। फ्लाइट का मतलब है कितनी देर हवा में रही है, वो रहा है, बल्कि स्टोन पत्थर है आपकी। अच्छा जी, अब बारी बारी चीजें लिखते हैं। वेलोसिटी वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी एफ कितनी है? जीरो। वी एफ जीरो है। जी कितना होगा? ऊपर जा रही है बॉडी, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, -10, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है? नहीं। रिक्वायर्ड पे आते हैं। क्या आपसे मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी एच निकालना है आपको, और दूसरी चीज क्या निकालनी है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम मतलब टी निकालना है। सही है। अच्छा जी, सॉल्यूशन। बाय यूजिंग फॉर्मूला या बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले एक चीज और मैंने बताया था कि जब एक से ज्यादा चीजें निकालनी हो तो आप फिर हेडिंग डाल के काम करते हैं डिटर्मिनेशन की, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, हेडिंग बना लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या निकालेंगे पहले? एच निकालेंगे, टी निकालेंगे? एच। सही है। अब मुझे बताइए जरा, वी एफ, वी आई और जी पता है आपको। एच निकालने के लिए क्या करेंगे? बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हाइट होती ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। बेटा देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाते हैं तो पहली बात तो ये उसमें हाइट नहीं है, उसको तो हटा ही दें। हाइट आ रही है सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में।
तो या तो आप सेकंड लगा सकते हैं या आप थर्ड लगा सकते हैं। अब सेकंड अगर लगाते हो तो तुम्हें टाइम भी चाहिए, टाइम भी तुम्हारे पास नहीं है, तो बची कौन सी? थर्ड। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। अब हमें h निकालना है तो क्या करेंगे, ये 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यूं, h इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2g बेटा मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड 2g। सही है। अच्छा अब वी एफ की वैल्यू क्या है, वी एफ जीरो है, इसमें वी एफ की जगह जीरो पुट करेंगे, h इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 और g की जगह माइनस 10। h इक्वल टू जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा, जरा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ना। जबान ज़दे आम है ये तो, नहीं नहीं 40 नहीं होगा, 22 जा तो 40 होता है, स्क्वायर इज समथिंग डिफरेंट। 20 स्क्वायर doesn't mean 20 multiply by 2, it means 20 multiply 20, yes 400, 400 डिवाइडेड बाय 2 की मुलाकात माइनस 10 से होगी, 2 10 20, तो ये हो जाएगा माइनस 20। जीरो की कल भी बात हुई थी, प्लस माइनस हो रहा हो नहीं लिखना है हमने, जीरो को इग्नोर करेंगे, बचेगा माइनस 400 डिवाइडेड बाय माइनस 20। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 20 और ये कैंसिल होंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 40 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आएगा 20 आएगा। तो h हो जाएगा आपके पास 20 मीटर। बोलो बेटा बात समझ में आई, हाइट निकाल ली हमने मिलके, हाइट निकाल ली हमने। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम टोटल टाइम थोड़ी निकालेंगे, हम कौन सा टाइम निकालेंगे, हम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम निकालेंगे। और ये जो डेटा हमने बनाया है ये भी वही बनाया है, नीचे से बॉडी ऊपर जा रही है तो वी आई इतनी है, ऊपर जाके वी एफ जीरो है, बस ये टाइम निकाल लेंगे हम। बताएं टाइम निकालने के लिए अब हम हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टी, और टी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब डिटर्मिनेशन ऑफ टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं अब आराम से, तो यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ जीरो है, जीरो लिख दिया, वी आई कितना है, वी आई 20 है, प्लस जी कितना है माइनस 10 है, और ये टी, ठीक है। अब मैं अगर इसको टी नाम ना दूं, टी की जगह T1 लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे, ये लॉजिक आपको बता दी है ना, T1 ऊपर जाने वाला टाइम, T2 नीचे आने वाला टाइम, तो ये बात तो समझ गए होंगे आप मैंने क्या किया है ये, सही है। अच्छा जी, 0 इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 10 T1, माइनस का 10 T1 उठकर उल्टी तरफ जाएगा तो ये 10 T1 प्लस का हो जाएगा, और राइट पे बचा है 20। अच्छा अब 10 मल्टीप्लाई में है तो राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 को 10 से डिवाइड करें आंसर आएगा 2 सेकेंड। सही है। ये कौन सा टाइम आया है, ऊपर जाने वाला टाइम आया है, हमें टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम के लिए बेटा आगे पूरा वही काम करना है आपने
जो आपने पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया है, तो इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। पता है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी भी करो, इसको कॉपी करो जिसने नहीं किया साथ साथ, और फिर इसको कंप्लीट भी करो। अभी इसको कॉपी भी करो और इसको कंप्लीट भी करो। ठीक है, ये वाला पेज लिख लिया है? ये वाला भी कंप्लीट करें। चलें इसको और कंप्लीट कर लें तो फिर बताएं। बेटा कौन सी पिछले न्यूमेरिकल की सेंस वाली बोल रही हो? मैं दिखा देता हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल वाली सेंस वाली स्लाइड ये लीजिए। इसमें वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी, इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे। इसमें सिर्फ आपने ये लिखना है बेटा, ये सेंस वाली वर्डिंग नहीं आएगी इसमें। इसमें आपने लिखना है इस न्यूमेरिकल में, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय, बस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय। आसानी करें अपने लिए। ठीक है, हटा दूं? चलें, आखिरी न्यूमेरिकल है इसका, उसको भी देख ही लें। 3.13, बल्कि दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए हैं, 1 और 2 नहीं किए हमने। याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब पास पेपर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। A stone is dropped from a height of 40 meter. How much time will it take to reach the ground? और बी पार्ट है, with what velocity will it strike the ground? सही है, ये दो चीज इसमें पूछ रहा है बेटा। अब ये आपको आसान लगेगा, इसमें भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। आ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। बेटा वही वाली बात कि एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी, कमेंट करो क्या होगी। डेटा बना लेते हैं।
जीरो होगी ना, एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है तो पहले वो रेस्ट में होगा, तो वी आई जीरो होगी। बेटा कॉपी भी कर लिया करें, मैं टाइम दे देता हूं आपको, लेकिन पहले सुना करें चीजों को ठीक से। वी आई जीरो हुई फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट भी दी हुई है आपकी, पहले तो निकालनी थी। हाइट 40 मीटर है। अब दो चीजें कह रहे हैं आपसे वो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम मालूम करना है। दूसरी बात आपसे पूछ रहे हैं, विद व्हाट वेलोसिटी विद विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड से जमीन से टकराएगी। ठीक है, वो वेलोसिटी जिससे इसने चलना शुरू किया है जीरो से, वो तो इनिशियल है, जिससे ये टकराएगी आके, यानी वो बाद में होगी ना वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी बाद में हो वो क्या होती है, क्या कहलाती है, वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेंगे दोनों चीजें। पहली चीज आपको मालूम करनी है क्या, वी आई मालूम करना है आपको, वी आई। ठीक है, सॉरी सॉरी, वी आई मालूम नहीं करना आपको, टाइम मालूम करना है आपको। वी आई तो दिया हुआ है, टाइम मालूम करना है। और दूसरी बात क्या मालूम करनी है आपको, वी एफ मालूम करना है, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक ही टाइम मालूम करना है, क्योंकि यहाँ थ्रोइंग कैचिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। बस एक चीज, ऊपर से ड्रॉप हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, और ये कह रहे हैं कि इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ ये बताना है आपने कैलकुलेट करके। डन हो गया। जी बच्चा, बिल्कुल लिखेंगे ग्रेविटी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। ग्रेविटी बेटा प्लस में आएगी माइनस में आएगी, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी प्लस में आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो जी एच और वी आई आपके पास है। अब आप मुझे बताइए टी कैसे निकालेंगे, वी एफ कैसे निकालेंगे। टी कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे। हाँ जी, टी निकालेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो बेटा वी एफ तो है ही नहीं आपके पास, वी एफ की जगह क्या पुट करेंगे, वी एफ तो खुद निकालना है। दो अननोन आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ टी। टी निकालना है, तो बेटा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जो है उसके अंदर तो वी एफ आ रहा है, तो उससे तो निकालना इम्पॉसिबल है। सही है, उससे निकालना टाइम इम्पॉसिबल है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में तो टाइम होता भी नहीं है, थर्ड तो वैसे भी नहीं लगा सकते। फर्स्ट इसलिए नहीं लगा सकते, उसमें वी एफ होता है, वी एफ हमारे पास नहीं है, बची बेचारी सेकंड, तो सेकंड ही लगाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है बेटा, बाय यूजिंग फर्स्ट, सॉरी, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास यहां पर लगेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच पता है 40 दिया हुआ है सवाल के अंदर, वी आई कितना है, जीरो है, टी निकालना है प्लस हाफ, जी कितना है, प्लस का 10 है, और टी स्क्वायर 40 इक्वल टू जीरो, टीजा जीरो, प्लस 1/2 10 टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, जीरो को इग्नोर करेंगे, आपके पास बचेगा 40 इक्वल टू, जीरो को इग्नोर किया, क्या बचेगा, 1/2 10 टी स्क्वायर, 1/2 10 टी स्क्वायर, कैंसिलेशन होगी, 2 1 सा 2 5 सा, तो क्या बचेगा 40 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। सही है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 40/5 इक्वल टू टी स्क्वायर, 40 डिवाइडेड बाय 5 8, 8 इक्वल टू टी स्क्वायर,
पलट के लिख दें टी स्क्वायर इक्वल टू 8, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी जानिब रूट लगेगा, टी इक्वल टू रूट 8, 8 का रूट निकालने क्या आएगा 2.83, 2.83 सेकेंड। सही है बेटा, ये टाइम आ गया आपके पास। बोलें क्लियर हुई बात? अब वी एफ निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वी एफ की हेडिंग डालोगे और वी एफ किस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब आप फर्स्ट भी लगा सकते हो और थर्ड भी लगा सकते हो। सही है, हो जाएगा, वी एफ निकाल लेंगे आप। चलें ठीक है, ये वी एफ निकाल लीजिएगा बेटा। यहाँ पे आके जो बुक के प्रॉब्लम्स हैं हमारे वो सॉल्व हो गए। बुक के जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे वो सॉल्व हो गए हैं, बुक के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कल सैटरडे है, कल हमारी क्लास है, तो हम कल कुछ पास पेपर के न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। आप देखिएगा 10 ईयर में ये जो आपने अभी किए हैं ना बुक के, इसमें से बहुत सारे सवाल आपको 10 ईयर में नजर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर में कितना आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो वैल्यू चेंज करके थोड़ा सा अंदाज चेंज करके उन्होंने दिए हैं इसी तरह के, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके सामने, आपसे ही पूछ पूछ के। ठीक है, तो ये हम करेंगे और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और फिर स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4, मोशन एंड फोर्स। वो भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह ताला। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।